जैसे ही स्टोर से बाहर निकली, उसका मन बैठने सा लगा। वैसे उदास होने का कोई कारण तो नहीं था। खरीदारी मन के लायक हो गई थी। उसके थैले में खूबसूरत शर्ट पीस था। मैं लाला की दुकान नहीं मिल गया था। नवीन पर रंग कितना खिलेगा, यह सोच सोच कर ही वह पुलकित हो गई थी। पर कपड़ों की उस रंग बिरंगी माया नगरी से बाहर निकलते ही यथार्थ उसके सामने मुंह चिढ़ाता सा खड़ा हो गया। इस कपड़े को लेकर उसे किन किन तूफानों से गुजरना होगा, इसका एहसास होते ही वह पछतावे में डूब गई। सच, इतना ताव नहीं खाना चाहिए था उसे। कहासुनी तो घर में होती ही रहती है। इस बार फिर जन्मदिन को लेकर चकचक हो गई थी। धूमधाम से उत्सव मनाना तो कब से छूट गया था। फिर भी उन लोगों ने नियम सा बना लिया था कि 30 त्योहार चाहे छूट जाएं, पर बच्चों को वर्षगांठ पर जरूर एक जोड़े कपड़े बनवा कर देंगे। उसी बहाने कुछ बन जाता है। सुबह खाना लगाते हुए उसने दबी जवान से पति से कहा, सुनो, नवीन अब बड़ा हो गया है, कॉलेज आने लगा है, बराबरी वाले 4 लड़कों के बीच उठता बैठता है। इस बार उसे अपनी मर्जी को कपड़ा खरीदने दो। उसकी और हमारी पसंद अब मेल नहीं खाती। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि रमा के मुंह से यह कौन बोल रहा है, इसलिए कुड़कर बोले, उसकी पसंद ही देखूंगा मैं या अपनी जेब भी देखूं। फिर नवीन को आवाज देकर बोले, शाम को तैयार रहना, दफ्तर से लौटने के बाद चलेंगे। नवीन थोड़ी देर तक असमंजस की मुद्रा में खड़ा रहा। फिर घुटी घुटी सी आवाज में बोला, लाला की दुकान पर अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन बेटे उधारी तो वहीं चलती है। नवीन इस बात पर मुंह लटकाकर बाहर चला गया तो वे भड़क उठे, देखो, अपने राजकुमार को समझा लो, या तो कॉलेज की पढ़ाई कर ले या कपड़े पहन ले। गरीब आदमी हूं मैं, ये दोनों काम मेरे बस के नहीं है। बात वहीं समाप्त हो जाती तब भी गनीमत थी। पर पिता के जाते ही नवीन लौट आया था और बकने लगा था। पता नहीं कितने दिनों का संचित आक्रोश उसके बातों में फूट निकला था। कुछ देर तक तो वह सब्र किए रही, और जब सुन सुनकर कान पक गए तो उसने धीरे से कहा, जिद नहीं करते बेटा, इस समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पहनने ओढ़ने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। पड़ोस के राजू को देखो, उसका तो कोई शौक कभी पूरा नहीं हो पाता, फिर भी पढ़ रहा है ना, अगले साल डिप्लोमा ले लेगा। नवीन जैसे एकदम फट पड़ा। बार बार उसकी तुलना क्यों करती है मुझसे? क्या मैं भी उसकी तरह उतरन पुतरन पहन लूं? बाप नहीं होते पापू। वह चीखी और फिर सहम गई। क्या करने जा रही थी वह? इतने बड़े लड़के पर हाथ उठा रही थी, और उसने भी तो कितनी भयानक बात कही थी। याद करके अब भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वह खुद भी शायद बहुत शर्मिंदा था। जरा सा मुंह उछाल कर बाहर निकल गया था। उसके जाते ही रमा का रोष ममता में बदल गया था। सच तो है, पिता का साया सिर पर होते हुए भी बच्चे जरा जरा सी बात के लिए तरस जाएं, ये अच्छा लगता है क्या? आज वह उसके लिए खुद कपड़ा लेकर आएगी, बाद में चाहे उसे 100 बातें सुननी पड़े। हमेशा की तरह लाला ने खीसे निपोर का स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछी और कपड़ों के थान खोलने शुरू कर दिए। साथ ही मशीनी अंदाज में हर एक की गुणवत्ता पर कमेंट्री भी की। वे ही पुराने रंग, बासी डिजाइन 20 बार देख चुकी थी वह। पप्पू ठीक ही तो कहता है, लाला के पास ढंग का स्टॉक ही नहीं है। लाला जी, बमुश्किल तमाम उन्हें बीच में रोकर उसने पूछा, इससे अच्छे में का नहीं है? मेरा मतलब है टेरिकोट, पॉलिएस्टर, जाने क्या क्या वो नाम है। वैरायटी तो अपने यहाँ हर किस्म की मिलेगी बहन जी, और जरा ऊंचे में मिलेगी। दिखाऊं? दिखाइए तो, बच्चे के लिए चाहिए। अपना पप्पू अब कॉलेज में पहुंच गया है ना, उसने सूचना दी। वात्सल्य के आवेग में उसे यह भी याद नहीं रहा कि नवीन को पप्पू नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर में तो यह शब्द वर्जित हो चुका है। अपनी भारी भरकम काया को समेटते हुए लाला जी उठे और कुछ बंडल निकाल लाए। बड़े खाक होते हैं ये लोग, उसने सोचा। ऊपर से सौजन्य बिखेरते रहेंगे और ग्राहक की औकात का खूब अंदाजा होता है उन्हें। उतनी ही मेहनत करेंगे,
उधारे वालों को तो पता नहीं क्या समझते हैं। उसके सामने फिर कपड़ों का अंबार लग गया था। 25 रुपये मीटर से सब शुरू हो रहे थे। उसने किसी तरह मन पक्का किया। हल्के नीले रंग पर गहरे नीले रंग के फूलों का एक डिजाइन पसंद किया और खाते में 90 रुपये लिखवा कर उठाई। खुश हो जाएगा लड़का, किसी अच्छी दर्जी के यहाँ ही सिलवाएगी इसे। हमेशा वाला दर्जी तो इसका सत्यानाश कर देगा। सिलाई कम लेता है तो क्या, काम भी तो उसी गद का करता है। बच्चा एक बार पहनकर खुश हो लेगा, तभी उसके पिताजी के कान में बात डालेगी। जानती है बहुत नाराज होंगे, पर इससे क्या, बच्चे का मन तो रह जाएगा। स्टॉप पर आकर देखा, बस एकदम तैयार खड़ी थी। उसने चैन की सांस ली और चढ़ गई। रोज की तरह ही वे ठसाठस खड़ी थी और उतनी सर्दी में भी उसे पसीना छूट गया था। कंडक्टर का कहीं पता न था। लोगों की बातों से मालूम हुआ कि ड्राइवर भी सीट पर नहीं है। इंजन घरघराता छोड़कर उतर गया है। भीड़ इतनी थी कि खुद उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सवारियों में अधिकतर लड़के ही थे जो शायद कॉलेज से लौट रहे थे। इन कॉलेजों की भी अजीब माया है, जब देखो तब छुट्टी हो जाती है। पप्पू हर दिन घर लौटकर बताता है आज जीटी हो गई। गुड़िया बेचारी कई दिन तक यही समझती रही कि अंग्रेजी में छुट्टी को जीटी बोलते हैं। और झूठ क्यों बोले, वह खुद भी तो बहुत अरसे तक ऐसा ही सोचती रही थी। उसने एक बार पूछा भी था, क्यों रे, ये जो रोज रोज तुम्हारी जीटी हो जाती है तो पढ़ाई कब होती है? पढ़ाई कोई कॉलेज में थोड़े होती है, सब ट्यूशन से पढ़ते हैं। तुम भी सोच लो बेटे कुछ, नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। उसने मन ही मन बजट को तौलते हुए कहा। 11वीं के लिए आखिरी 3 महीने ट्यूशन लगवाया था, तब घर डावाडोल हो गया था। अपन क्या पढ़ेंगे माँ? नमीन ने सारी दुविधा समाप्त करते हुए कहा था। जानती हो, एक विषय के 100 रुपये लगते हैं। 100? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 100 तो सिर्फ पराने भर के होते हैं। नवीन ने माँ पर तरस खाते हुए कहा, 200 दे तो पेपर आउट हो जाता है। 250 वाले तो पास कराने का जिम्मा भी ले लेते हैं। यानी कि एकदम सौदेबाजी है, उसने अस्फुट स्वर में कहा और चुप हो गई। यहाँ तो कॉलेज की फीस ही भारी पड़ती है, लोग ट्यूशन कैसे लगवाते होंगे? और ना लगवाएं तो बेचारी क्या करें? बच्चों का भविष्य भी तो देखना होता है। भड़ भड़ भड़, लड़के बेसब्री से बस को बुरी तरह पीट रहे थे। वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक छाए हुए थे और वहीं से ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। बातें क्या, बस फिक्रेबाजी हो रही थी। उनकी लपेट में नेता, अभिनेता, लड़कियां, प्रोफेसर्स सभी आ रहे थे। दूसरी सवारियां असहाय मुद्रा में इस लफ्फाबाजी को झेल रही थी, ऊब रही थी, कूद रही थी। क्लास में तो बच्चों के गले से आवाज नहीं निकलती, घर पर देखो कैसे पटर पटर बोलता है। एक आवाज उगली, घर पर भी नहीं बोलेगा तो तुम गर्दन नहीं मरोड़ दोगे उसकी? गिनकर रखवा लेता है हर महीने, उसका भी लिहाज नहीं करेगा क्या? यह आवाज उसे जानी पहचानी से लगी। उसने पंजों के बल उचक कर देखा। उसका अंदाजा ठीक ही था, वह पड़ोस की मिस्रानी काकी का राजू ही था। सभापति किसी शान से बोर्ड पर बैठा हुआ था। उसका सतरंगा स्वेटर अलग से चमक रहा था। राजू की शक्ल ना भी दिखाई देती तो भी वह उसे पहचान लेती। ऐसा स्वेटर हर कोई नहीं पहन सकता। वह कोई देसी स्वेटर थोड़े ही है, ठेठ इंग्लैंड से आया है। उसे डर हुआ राजू ने कहीं उसे देख न लिया हो। यहाँ नहीं भी देखा होगा तो स्टॉप पर उतरते समय तो भेंट हो ही जाएगी। बेचारा लड़का संकोच में डूब जाएगा। यहाँ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ हंस बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल ही जाता है। वह सामने पड़ जाएगी तो पानी पानी हो जाएगा। कंडक्टर दरवाजे में खड़े होकर सीटी बजाने को था है कि वह भीड़ में से रास्ता बनाती हुई उतर गई। क्यों? उसने पूछा। कुछ नहीं, बहुत भीड़ है, अगली बस से आ जाऊंगी। कंडक्टर ने कुटिल मुस्कान के साथ उसे टैक्सी करने की सलाह दी और जोर से सीटी मार दी। बस मंथर गति से चल पड़ी और रमा उसे लज्जाई दृष्टि से देखती रही। दूसरी बस अब पता नहीं कब आएगी। उसने थके मन से कहा,
और वहीं पत्थर की बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगी। बस की हड़बोंग के बाद सड़क का यह शोर कितना शांत लग रहा था। वहां तो मरे कान फोड़ डाल रहे थे। उसने सोचा। एक बार फिर उसकी आंखों में राजू का चेहरा घूम गया। घर पर कैसा घुन्ना सा बना रहता है और अभी कैसे छत फाट ठहाके लगा रहा था। और स्मार्ट भी कितना लग रहा था। आजकल तो कपड़ों से ही पर्सनैलिटी बनती है। उसने कल्पना में नवीन को वो प्यारी सी शर्ट पहनाकर देखी और निहाल हो गई। अगले साल सर्दियों में थोड़ा हाथ खुला रहा तो वह भी नवीन के लिए इसी तरह का स्वेटर बुन देगी। कोई बहुत मुश्किल थोड़े ही है, बस रंगों की जमावट बहुत ठीक होनी चाहिए। स्वेटर सचमुच बहुत शानदार था। परसों भी राजू पहली बार पहनकर निकला तो उससे रहा नहीं गया। लपक कर पूछ ही लिया, बहुत प्यारा स्वेटर है राजू, किसने बनाया? ये रेडीमेड है। राजू ने जैसे सुना ही नहीं और वह चुपचाप चला गया। काकी ने ही उदास स्वर में बताया, साल भर से पेटी में पड़ा है, पहनता ही नहीं था। क्यों? कहता है किसी की उतरन नहीं पहनूंगा, बंगले से मिला है। और क्या, बहूजी के छोटे भाई विलायत में है, पर साल वे आए थे तो छोड़ गए थे। बहूजी ने कहा था कि राजू के लिए कुछ दे जाओ, तो वे दे गए थे। बहुत ख्याल रखती है वे। अरे उन्हीं के हाथ से तो पल रहे हैं हम लोग। ये जो इतना बड़ा हो गया है उन्हीं की जूठन खाकर हुआ है। और पता नहीं क्यों सब भूल जाता है और उटपटांग बोलने लगता है। वो जो कुछ भी कहता रहे, मैं तो उनके एहसान भूल नहीं सकती। तुम ही बताओ, ये जो पढ़ रहा है तो क्या मेरी भी साथ थी? मेरे लिए तो वे दोनों भगवान हैं। और काकुई ने सचमुच हाथ जोड़ लिए। मैं ठीक कह रही थी। यह सचमुच मोहिते साहब का ही प्रताप था कि राजू पढ़ रहा था। काकी ने तो 11वीं के बाद ही हाथ टेक दिए थे, लेकिन उन्होंने ही जिद की। बोले, बच्चे ने रात दिन मेहनत की है, इतनी अच्छी डिवीजन लाया है तो क्या घर बैठने के लिए? उन्होंने ही दौड़ धूप करके उसे पॉलिटेक्निक में प्रवेश दिलवाया था। पढ़ाई का सारा खर्चा एक तरह से वे ही उठा रहे थे। अपने करने का उन्हें कुछ गुमान हो कि ना हो, पर काकी तो बिना मोल बिक गई थी। उपहारों का यह सिलसिला बहुत पुराना था। राजू के पिता की मृत्यु के साथ ही शुरू हुआ था। उस समय मोहिते साहब के ही छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी पत्नी को भी एक सहारे की जरूरत थी। एक बार छुट्टी से लौटते हुए वे गांव से काकी को ले आए और बंगले से लगे सर्वेंट क्वार्टर में टिका दिया। नौकरी करने ही आई थी वह, पर उस घर में उन्हें हमेशा बड़े बूढ़े का सम्मान ही प्राप्त हुआ। राजू पर तो वे विशेष कृपावान थे। उसकी मेधावी बुद्धि को लक्ष्य कर उन्होंने उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। उनके घर का बरामदा स्टडी रूम बन गया था। वहाँ मेज कुर्सी, टेबल लैंप, हर चीज की व्यवस्था थी। जब मन होता वो वहाँ जाकर बैठ जाता। पर पता नहीं क्यों इधर 1-2 वर्षों से राजू बंगले से कतराने लगा है। उसको माँ का वहाँ काम करना भी खलने लगा है, पर मजबूरी है। ये जो 2 कमरों का मकान है, इसी नौकरी की बदौलत है। जेठ देवरों की कृपा से साल भर में जो गांव से आ जाता है, उसी के सहारे तो नहीं रहा जा सकता। एक ट्यूशन भी करता है राजू, पर उससे क्या होता है? फिर भी जब तक वह अपना क्षोभ प्रकट किया करता है। उम्र के बढ़ने के साथ उसमें नया बोझ जागा है। क्या कहेंगे इसे, स्वाभिमान या कोरा दम? अभी उसी दिन की तो बात है। बंगले पर कोई समारोह था। काकी पूरा दिन वहीं रह गई थी। हमेशा की तरह राजू के लिए पूरी थाली लगकर आई थी। उस थाली पर दिन भर मक्खियां भिनभिनाती रहे और राजू खिचड़ी खाकर चला गया। बहुत रोई थी काकी उस दिन। अन्न का श्राप बहुत बुरा होता है दुल्हन, कब तक इस लड़के को अक्ल आएगी? उन्होंने बिसूरते हुए कहा था। सच तो है, अपने ही रक्त मांस से पले ये बच्चे एकदम कैसे अजनबी बन जाते हैं। नवीन को ही देखो, कितना बदल गया है। बाहर की चकाचौंध दुनिया में घूमकर आता है तो घर की हर चीज उसे बेढंगी लगने लगती है। पड़ोसी भी थाली को देखकर रोज मुंह बना लेगा। वह हताश हो जाती है। साई किए कराए पर पानी फिर जाता है। अब अपने लाडले के लिए फिर रोज पूरी पकवान कहाँ से लाए? नल से एक बाल्टी पानी लाना पड़े
तो उसका मुंह फूल जाता है। आटा पिसाना तो उसने जैसे छोड़ ही दिया है। गुड़िया ही बेचारी झोले में 5-5 किलो पिसा लाती है, पर 10-12 साल की लड़की को बार बार चक्की पर बेचना भी तो अच्छा नहीं लगता। एक आध दिन फिर उसके पिता से ही कहलवाना पड़ता है। काम तो कर देता है, पर उस समय उसका चेहरा देखने लायक होता है। और तो और उसे अपने घर से भी चिढ़ होने लगी है। छोटा तो खैर है ही, पर उसके साथ ये सर्वेंट क्वार्टर क्यों जुड़ा है? दोस्तों को बताने में भी शर्म आती है। अब रमा उसे कैसे बताए कि इस महानगर में सिर छुपाने की ये जगह मिल गई है, यही गनीमत है। 7-8 साल से रहते हैं वे लोग। काकी का भला सा पड़ोस है, फिर भी निश्चिंत कहाँ हो पाते हैं। गर्मियों में जब भी तबादलों का दौर शुरू होता है, उनका दिल डूबने लगता है। कहीं कपूर साहब का ट्रांसफर हो गया तो 150 रुपये महार में अब इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा? कमरे 2 ही हैं तो क्या हुआ, आसपास खुली जगह कितनी है। दूर से आती हुई बस ने उसका ध्यान आकृष्ट किया और वह पर्स झोला संभालती उठ खड़ी हुई। बस यह भी भरी हुई आई थी और काफी लोग उतर गए थे, इसलिए उसे बैठने की जगह मिल गई थी। अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठने के बाद उसने इधर उधर देखा। इसमें भी लड़के ठूसे हुए थे। उनमें से अधिकांश खड़े हुए थे और अपने बेलौंस अंदाज में हंस रहे थे, आवाजें कस रहे थे। कई बार सिगरेट के धुएं का भभका उसके नथनों से टकराया, पर उससे गुस्सा नहीं आया। पता नहीं क्यों उसे लगा कि यह हंसी एकदम खोखली है। ये फक्कड़पन, अक्खड़ अंदाज भीतर के खालीपन को भरने का बहाना भर है। वह बैठे बैठे सबका निरीक्षण करती रही। कल्पना की आंखों से उनका जीवन पढ़ती रही। ये नीली पैंट वाला जरूर बॉल पेन के लिए बहन से झगड़ कर आया है। धारीदार कमीज वाले को जाते ही केरोसिन की लाइन में लगना है, तभी तो मुंह बना रहा है। सफेद स्वेटर वाला जानता है कि गैस खत्म हो गई है, अब 2-3 दिन सिर्फ दाल भात पर गुजर करनी होगी। और यह कोट तो मुन्ना बड़े भाई का लग रहा है। और तुम्हारी ये पेन दीदी छुप कर दे गई है ना? और श्रीमान जी, आज सुबह पापा से झड़प हो गई थी ना? फीस के पैसे ही तो मांग रहे थे तुम। पर पापा लोगों को भी ताव जल्दी आ जाता है। जरा इनसे सीखो, पीले पुलोवर वाले से कि मम्मी से सिनेमा के पैसे कैसे चटके जाते हैं, कैसे मस्का लगाया जाता है। मारे यूं ही दांत काढ़े जा रहे हैं। उसने चौंक कर देखा। उसके पास बैठी महिला इस वानर सेना को घूर रही थी और भुनभुना रही थी। हंसने दो बहन, उसने मृदुता से कहा। अपना क्या लेते हैं, वक्त का यही छोटा सा हिस्सा तो उनका अपना है। फिर तो वही हाय हाय करनी है। महंगाई की मान ने हम लोगों की हंसी तो छीन ही ली है। इन्हें तो मौज करने दो, क्या पता यह हंसी भी उनकी अपनी है या उधार की। पास बैठे महिला आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई।